नमः संस्कृताय विद्यार्थियों, मैं पूर्णिमा शर्मा आज कक्षा अष्टम के विद्यार्थियों के लिए संस्कृत पीयूषम पुस्तक से षष्ठा पाठा किम तर्तुम जानाति भवान का अभ्यास कार्य लेकर प्रस्तुत हुई हूँ। इससे पहले की वीडियो में इस पाठ का आपको अर्थ बता दिया गया है। तो सबसे पहले प्रारंभ करते हैं इस पाठ के शब्दार्थ। विहर्तुम घूमने के लिए, नावम नाव पर, आरूढ़ा बैठ गया, जल विहारम जल विहार, वीचीनाम तरंगों का, अंभसाम जल की, अरित्रम पतवार या डांड, चतुर्थांश चौथाई भाग, व्यर्थताम गता व्यर्थ चला गया, ईदृशम ऐसा, में मेरा, कुतः कहाँ से, नूनम निश्चय ही, अर्धांशः आधा हिस्सा, व्यर्थताम नीतः व्यर्थ कर दिया, अनुभवन अनुभव करता हुआ, प्रेषितः भेजा गया, त्रयो भागाः तीन भाग, अपार्थः व्यर्थ, नदे नदी में, जलावर्तनम भंवर, अकंपित डगमगाने लगा, पश्यतः देखते देखते, जलेन जल से, पूरिता भर गई, संभ्रमेण घबराहट के साथ, तरतुम तैरने के लिए, भीतः डरा हुआ, तीर्थवा तैरकर, प्रयामी जाता हूँ, खलु निश्चय ही, स्वपृष्ठम आरोप्य अपनी पीठ की सहायता से। आगे है अभ्यास कार्य। पहला प्रश्न है उच्चारणम कुरुत पुस्तिकायाम च लिखत। उच्चारण करेंगे और फिर उसे अपनी कॉपी में सुंदर सुंदर राइटिंग में लिखेंगे। तो उच्चारण करते हैं। आरूढ़ः जलावर्तनम चतुर्थांशः व्यर्थताम तीर्त्वा अरित्र माध्यमेन। दूसरा प्रश्न है एक पदेन उत्तरत, वन वर्ड में आंसर देना है केवल आपको। मैंने यहाँ प्रश्नों के सामने इनके उत्तर भी लिखे हुए हैं। का नंबर है कहा विहर्तुम नावम आरूढ़ा, कौन घूमने के लिए नाव पर बैठ गए, तो आप लिखेंगे प्राध्यापकः। दूसरा है नौकायाः अग्रे सारणम केन माध्यमेन भवति, नौका को आगे बढ़ाने का किससे किस माध्यम से होता है। नौका को आगे बढ़ाने का जो कार्य था वो किस माध्यम से हो रहा था, अरित्रेण। अरित्रेण मतलब पतवार से। गा नंबर है कहा ग्लानिम अनुभव, कौन लज्जा का अनुभव कर रहा था, नाविकः नाविक। घा नंबर है जलेन पूरिता का जाता, जल से पूरी कौन भर गई, नौका। प्रश्न नंबर 3 कहा कथयति इति लिखत, किसने कहा है ये आपको लिखना है। तो यहाँ पे आपको दो कॉलम दिए हुए हैं। पहला है नाविका का और फिर है प्राध्यापका का। तो जो वाक्य नाविक ने कहे हैं तो नाविक के यहाँ पे नीचे जो बॉक्स बने हुए हैं यहाँ पे उसमें टिक लगाएंगे, और जो प्राध्यापक ने कहे हैं वो यहाँ पर आप इस बॉक्स में टिक लगाएंगे। तो पहला है, इसके लिए आपको अर्थ जानना आवश्यक है। भवता कदापि गणितम पठितम, आपने कभी गणित पढ़ा, तो ये कौन पूछ सकता है, क्योंकि जो पढ़ा लिखा है तो प्रश्न प्राध्यापक पूछ रहे हैं और उत्तर जो है कौन दे रहा है, नाविक दे रहा है। तो जहाँ पर पूछने वाली बात है वहाँ पर आपको क्या बताना है, प्राध्यापक। तो देखिए प्राध्यापक ने कहा ये वाक्य, तो यहाँ पे प्राध्यापक लगा दिया। ईदृशम में भाग्यम कुतः, ऐसा मेरा भाग्य कहाँ। तो ये किसने उत्तर दिया, जो उत्तर देने वाला है वो एक व्यक्ति है और जो प्रश्न करने वाला है वो भी एक व्यक्ति है। तो प्रश्न करने वाले प्राध्यापक हैं और उत्तर देने वाले कौन है, नाविक है। तो जहाँ पर उत्तर दिखाई दे रहा है वहाँ पर आप नाविक वाला लगाएंगे। तो देखिए ये उत्तर किसने दिया था, ये दिया था नाविक ने, तो यहाँ पे टिक लगा देंगे, नाविक वाले पे राइट है। त्वया अर्धांशा जीवन से व्यर्थताम नीता, तुम्हारा आधा जीवन का आधा भाग व्यर्थ हो गया। तो किसने कहा ये बात, प्राध्यापक ने कही थी, तो यहाँ पे प्राध्यापक आ जाएगा। अहम तर्तुम न जानामि, मैं तैरना नहीं जानता हूँ। तो तैरना कौन नहीं जानता था, प्राध्यापक। नाविक तो तैरना जानता था, तो इसका मतलब कौन सा लगाएंगे आप, प्राध्यापक पे लगाएंगे। यदि तर्तुम न जानाति तदा भवतः सर्वम जीवनम वृथा जातम, यदि तैरना नहीं जानते हैं तब आपका सारा जीवन बेकार
हो गया। तो तैरना कौन नहीं जानता था? प्राध्यापक नहीं जानता था। तो ये बात कौन कहेगा? ये बात कहेगा नाविक। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए नाविक पे टिक लगा दिया है। तो इस तरह अर्थ को जानकर आप जब इस प्रश्न को हल करेंगे तो आपके लिए इस प्रश्न को हल करना आसान हो जाएगा। अब प्रश्न नंबर 4 है, अधोलिखित धातु भी तुमुन प्रत्यय योजित्वा पद रचनाम करो। नीचे लिखी हुई धातुओं के द्वारा तुमुन प्रत्यय योजित्वा मतलब जोड़कर पद रचना करनी यानी शब्द बनाना है। तो देखिए खाद धन तुमुन एक आपको दे रखा है, इसमें खादी तुम बन गया। चल धन तुमुन तो बन गया चली तुम। हस धन तुमुन हसी तुम। क्रीड धन तुमुन क्रीडी तुम। पठ धन तुमुन पठी तुम। अब आप बच्चों यहाँ पर देख रहे हो कि यहाँ पर धातुओं में यहाँ पे देखिए सब जगह ई की मात्रा लग गई है। क्यों लग गई है? तो देखिए जब भी यहाँ पर कोई स्वर आएगा, ठीक है, देखिए आ स्वर आ रहा है, दीर्घ आ रहा है, यहाँ पे ह्रस्व आ रहा है, यहाँ पे हा में ईर्स्व आ रहा है, और यहाँ पे देखिए क्री में बड़ी की मात्रा आ रही है, दीर्घ आ रहा है, और यहाँ पे पट में देखिए पा के बाद में क्या आ रहा है? ह्रस्व आ रहा है। तो यहाँ पर जो आपका ये प्रत्यय जुड़ेगा तो उससे पहले वाले अक्षर में क्या लग जाएगी? ई की मात्रा लग जाएगी। देखिए सब में लग गई है। खाद में देखिए खादी तुम बन गया, दा से पहले ई की मात्रा जुड़ गई, देखिए छोटी ई की। ऐसे ही चल धन तुमुन बनाया तो उसमें भी देखिए ला से पहले छोटी की मात्रा जुड़ गई। क्यों? क्योंकि चा में क्या है? आ है। ऐसे ही ह में आ है तो सा पर छोटी की मात्रा लग गई। ऐसे ही क्रीड में क्या कौन सा स्वर है? ई स्वर है, दीर्घ स्वर है। दीर्घ या ह्रस्व कोई सा भी हो सकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन यदि स्वर है तो तुमुन प्रत्यय जुड़ रहा है तो यहाँ पर क्या है? ह्रस्व ई की मात्रा जुड़ जाएगी। देखिए डा पे छोटी ई की मात्रा जुड़ गई। ऐसे ही यहाँ पर पठ में पा के बाद में क्या है? ह्रस्व आ है, तो यहाँ पे तुमुन प्रत्यय जोड़ते समय ठा पे क्या कौन सी मात्रा जुड़ गई? ई की मात्रा जुड़ गई। तो आप यहाँ पर जब तुमुन प्रत्यय जोड़ेंगे तो यहाँ पर जब आप देखेंगे कोई स्वर आ रहा है इसमें धातु में पहले अक्षर के बाद, तो यहाँ पर दूसरे अक्षर से पहले ह्रस्व आ की मात्रा जुड़ जाएगी। आशा है आपको ये समझ में आया होगा कि किस तरह से यहाँ पर ई की मात्रा दिखाई दे रही, क्योंकि ना तो तुमुन में ई की मात्रा है और ना ही दा में, ला में, सा में या डा में और ठा में छोटी की मात्रा है। तो आपको ये बताना ज़रूरी था कि यहाँ पर छोटी की मात्रा किस कारण से जुड़ी है और कहाँ पर जुड़ेगी, क्यों जुड़ेगी। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 5। अधोलिखित धातु भी त्वा, इसका पूरा प्रत्यय होता है इक्त्वा, इसको बोलते हैं का, इसको गले में ही साउंड रह जाती है इसकी, तो इसको पूरा नहीं बोलते हैं, तो इसमें इक्त्वा प्रत्यय है और त्वा इसका शेष रह जाता है, का लोप हो जाता है यानी छिप जाता है। प्रत्यय योजित्वा पद रचनाम कुरुत। अधोलिखित धातुओं के नीचे लिखी हुई धातुओं के द्वारा इक्त्वा प्रत्यय, देखिए ये प्रत्यय जो है आपका यहाँ पर कहाँ होना चाहिए? इक्त्वा प्रत्यय यहाँ होना चाहिए, त्वा क्योंकि शेष रहता है तो यहाँ पे त्वा ब्रैकेट में आना चाहिए। थोड़ा सा आप ठीक कर लेंगे, त्वा ब्रैकेट में कर देंगे और इक्त्वा यहाँ लिख देंगे, ठीक है। और इसमें प्रत्यय को योजित्वा, योजित्वा मतलब जोड़कर पद रचना करनी है। देखिए पठ धन त्वा तो बन गया पठित्वा, नी धन त्वा तो बन गया नीत्वा, गम धन त्वा तो बन गया गत्वा, लिख धन त्वा तो बन गया लिखित्वा, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे इक्त्वा प्रत्यय है और त्वा जुड़ेगा, त्वा शेष रह जाता है, तो देखिए सब में त्वा जुड़ा हुआ है। प्रश्न नंबर 6 देखते हैं, हिंदी भाषायाम अनुवादम कुरुत। हिंदी भाषा में आपको अनुवाद करने हैं। संस्कृत भाषा में आपको दिए हुए यहाँ पर आपको इनकी हिंदी लिखनी है। आपने पाठ का अर्थ भी अच्छे से पढ़ा है, लेकिन फिर भी मैंने यहाँ पर इनका अर्थ लिख दिया है, तो जल्दी से पढ़ लेते हैं एक बार। किम त्वया संस्कृत भाषा पठिता, क्या तुमने संस्कृत भाषा पढ़ी है? जीवनस्य त्रयो भागा अपार्थः, जीवन के 3 भाग बेकार कर दिए। प्राध्यापका नावम आरूढ़ा, प्राध्यापक नाव में बैठ गए। तदा भवतः सर्वम जीवनम वृथा जातम, तब आपका सारा जीवन बेकार हो गया। देखिए ये आपको इनकी हिंदी बनानी है, संस्कृत नहीं बनानी। ये संस्कृत में तो स्वयं लिखे हुए हैं, इनकी आपको हिंदी बनानी है, तो कुछ लाइनें आपको दी हुई हैं, तो यहाँ पर मैंने इनकी हिंदी बनाकर लिख दी है। अब अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7। संस्कृत भाषायाम अनुवादम कुरु, संस्कृत भाषा में अनुवाद करो। वह पढ़ने के लिए आता है, वह के लिए क्या लिखेंगे? सह पुल्लिंग का है देखिए, और पढ़ने के लिए
पठनाए, पठनाए भी लिख सकते हो आप या पठितुम भी लिख सकते हो। और आता है के लिए आगच्छति, गम धातु में गम को गच्छ आदेश होता है, जैसे कि आप पहले भी जानते हैं। तो यहाँ पर जब गच्छति जो लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है गच्छति, ठीक है, इसमें जब आ उपसर्ग जोड़ देते हैं तो ये आने के अर्थ में प्रयोग होने लगता है, ठीक है। तो इसलिए आता है के लिए हमने क्या जोड़ा, आगच्छति, और ये भी प्रथम पुरुष एक वचन का करता है, तो प्रथम पुरुष एक वचन की ही क्रिया जुड़ेगी। आगच्छति, आगच्छता, आगच्छन्ति, इस तरह से उपसर्ग जोड़कर इसके रूप बनते हैं गम धातु में गच्छ से। अगला है क्या तुम सब तैरना जानते हो। क्या के लिए क्या पढ़ा है हमने पीछे, किम, और तुम सब के लिए त्वम, युवाम, यूयम, मध्यम पुरुष बहुवचन का प्रयोग है, ठीक है। तो यूयम प्रयोग करेंगे, और जानते हो के लिए क्या लिखेंगे, जानीथ, ठीक है, मध्यम पुरुष बहुवचन का ही प्रयोग किया जाएगा, जानीथ, जानते हो। किम यूयम तरतुम जानीथ, तैरने के लिए तरतुम। क्या तुम प्रतिदिन खेलते हो, फिर से क्या के लिए क्या प्रयोग करेंगे, किम, और तुम के लिए त्वम, प्रतिदिनम खेलते हो, खेलसी, मध्यम पुरुष एक वचन में बनता है, त्वम करता है ये, तो इसी के अनुसार क्रिया चलेगी, खेलसी, खेलथा, खेलंती, खेलस, खेलत, खेलसी मध्यम पुरुष एक वचन में, खेलथा द्विवचन में, और खेलत बहुवचन में बनता है। तो यहाँ पे हमें क्योंकि कर्ता मध्यम पुरुष एक वचन का है, इसीलिए मध्यम पुरुष एक वचन की ही क्रिया हम लगाएंगे। अगला है हम दोनों घूमने के लिए नदी के किनारे जाते हैं। हम दोनों कहाँ आएगा, अहम, आवाम, वयम, उत्तम पुरुष कहाँ आता है, द्विवचन में, ठीक है। तो द्विवचन का दोनों दो आए हैं, तो आवाम यहाँ पे क्या लिखेंगे, आवाम भ्रमणाए, ठीक है। घूमने के लिए क्या आया है, भ्रमणाए या भ्रमितुम, ये भी लिख सकते हो, जैसे मैंने ऊपर भी बताया आपको, पठनाए भी लिख सकते हो, पठितुम भी लिख सकते हो, ऐसे ही मैंने यहाँ पे ऑब्लिक करके कर दिया है, चाहे तो आप भ्रमणाए लिख दें, चाहे आप भ्रमितुम लिख दें। तो आगे क्या लिखेंगे, नद्या, ये बनता है आपका षष्ठी विभक्ति और पंचमी विभक्ति एक वचन में, तो यहाँ पे हम का की के ये संबंध कारक का चिन्ह है, इसलिए षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया गया है, इससे हम पहचानेंगे के से, ठीक है, कि ये षष्ठी विभक्ति का है। तो बनेगा नद्याः, और किनारे के लिए तटे, और गच्छावा मतलब जाते हैं, तो क्या बनेगा, गच्छामि, गच्छावा, गच्छामा, क्योंकि मध्यम उत्तम पुरुष द्विवचन का करता है, तो उत्तम पुरुष द्विवचन की ही आपकी क्रिया लगेगी। तो बनेगा पूरा सेंटेंस, आवाम भ्रमणाए, भ्रमितों, भ्रमणाए या ऑब्लिक बुलाएंगे, ये दोनों नहीं लिखना आपको, आप दोनों में से कोई एक लिख सकते हो, ठीक है। भ्रमणाए या भ्रमितुम नद्या तटे गच्छावाः। अगला है आपका ये शिक्षण संकेत है, इसके लिए कोई आवश्यक नहीं है आपका, इसमें कुछ काम नहीं है। अब अगला आपका स्मरणीयम याद करने योग्य क्या है, गच्छति शकटे माँ आरोही, चलता शकटात माँ अवरोही, दुष्टै पुरुषै सह माँ गच्छे, कृत्वा कर्म झटति आगच्छे। तो आपको बता रहे हैं, इसमें क्या बता रहे हैं, देखिए क्या याद रखना है आपको, गच्छति मतलब जाता है, गाड़ी में यानी जाती हुई गाड़ी में माँ आरोहे, मत चढ़ें, यानी गाड़ी चल रही है और आप चढ़ जाएं, ये गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। चलता शकटात माँ अवरोहे, और चलती हुई शकटात, शकटात मतलब गाड़ी से, चलती हुई गाड़ी से माँ अवरोहे, मत उतरें, नहीं उतरना चाहिए आपको। गाड़ी चल रही है और आप एकदम से उतर जाएं तो चोट लग सकती है, ऐसी गाड़ी चल रही है और आप चढ़ें गाड़ी में तो चोट लग सकती है, इसलिए ना तो चलती हुई गाड़ी से गाड़ी में चढ़ें और ना ही चलती हुई गाड़ी से उतरें। दुष्टै पुरुषै सह माँ गच्छे, और दुष्ट मनुष्य के साथ, पुरुष का मतलब यहाँ पे केवल पुरुष से ही नहीं है, यहाँ पे मनुष्यों से है, ठीक है, चाहे कोई भी हो, तो दुष्ट मनुष्यों के साथ माँ गच्छे, मत जाएं, ना जाएं, मतलब दुष्ट लोगों के साथ नहीं जाना चाहिए। कृत्वा कर्म झटति आगच्छे, और कर्म मतलब कार्य, कृत्वा मतलब करके, झटति मतलब जल्दी से, आगच्छे मतलब आए, कार्य करके जल्दी से आए, यानी कि कार्य आपका हो गया है और आप इधर उधर घूम रहे हैं, तो वो उचित नहीं है। आगे है आपका, देखिए इसमें सहसा, ये एक बॉक्स में आपको हर पाठ के अंत में एक सूक्ति दी जाती है, यहाँ भी दी गई है, सहसा विधीत, सहसा विदधीत ना प्रियाम, सहसा मतलब अचानक, विदधीत मतलब जानकर, और ना मतलब ना, तो बिना सोचे विचारे अचानक कोई कार्य ना क्रियाम नहीं करना चाहिए। अचानक
बिना सोचे विचारे कार्य नहीं करना चाहिए। तो ये आपका यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे देखिए विदधीत लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? विदधीत। विदधीत का मतलब होता है जानना, और यहाँ पे आपको क्या बना देना है? अवधीत। यहाँ पे क्या जोड़ देंगे? देखिए ऐसा मैं यहाँ लिख देती हूँ, अविदधीत। तो इसका अर्थ बदल जाएगा। देखिए तो क्या बदल जाएगा? बिना सोचे विचारे। विद का मतलब होता है जानना, और अवधीत का मतलब होता है ना जानना। तो बिना सोचे विचारे अचानक ना क्रियाम कोई कार्य नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन है, ये विदधीत नहीं आएगा बच्चों, यहाँ पे अवधीत आएगा। ठीक है, तो सोच विचार किए बिना, बिना यहाँ देखिए यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, आपको दिखाई दे रहा होगा, बिना सोच विचार किए कोई कार्य नहीं करना चाहिए। अर्थात हम जो भी कार्य करें उस पर अच्छी तरह से विचार कर लेना चाहिए, तभी हमें कार्य करना चाहिए। आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो में अगले पाठ के साथ फिर मिलेंगे। धन्यवाद बच्चों।